गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू इनक्रेडिबल आश्रम। आज हम मैकेनिक्स पेपर फर्स्ट का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने लास्ट देखा था अवमंदित सरल आवर्ती दोलक, जिसमें हमने 3 केस मिले थे। फर्स्ट अंडर डैम्प्ड केस, सेकंड क्रिटिकल डैम्पिंग केस, थर्ड आपके पास था ओवर डैम्प्ड केस। आज हम तीनों केस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट आपके पास आता है अंडर डैम्प्ड केस। हिंदी में बोलते हैं न्यून अवमंदन स्थिति। इसके लिए हमने कंडीशन देखी थी व्हेन, जब r इज लेस देन ओमेगा नॉट हो। तो इसके लिए आपको क्या देखना है कि जो आपके पास इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आई थी, इक्वेशन ए विस्थापन का समीकरण, वो आपके पास न्यून अवमंदन की स्थिति में क्या होगा। तो इसमें आप देखो r इज लेस देन क्या है, ओमेगा नॉट। तो अगर हम इक्वेशन ए में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा इस कंडीशन के लिए, नेगेटिव वैल्यू। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो रूट में -1 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब रूट में 1, ये आपके पास क्या होता है, आयोटा। तो ये आपके पास हो गया आयोटा, और इस पूरे टर्म को हम मान लेते हैं एक ओमेगा, जहां पर आपके पास ओमेगा क्या है, एक वास्तविक राशि, रियल क्वांटिटी। तो यहाँ लिख दो हेयर ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, वास्तविक राशि, ये जिसे हम कहते हैं रियल क्वांटिटी। अब इसके लिए हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो समीकरण ए से देखो आपके पास इक्वेशन क्या आता है। तो फ्रॉम इक्वेशन ए, यहां पर हम देखेंगे x इक्वल क्या है, a e की पावर माइनस आर प्लस आर, रूट में आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई में t। तो यहाँ पर माइनस आर एज इट इज प्लस रूट वाले टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा ओमेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई में t प्लस v e की पावर माइनस आर माइनस आयोटा ओमेगा t। अब क्या करोगे, इस इक्वेशन को खोल लो, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या आएगा, a e की पावर माइनस आर टी मल्टीप्लाई में e की पावर आयोटा ओमेगा t प्लस v e की पावर माइनस आर टी e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t। अब इसमें जो टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो, तो x इक्वल e की पावर माइनस आर टी, अंदर क्या बचा आपके पास, a e की पावर आयोटा ओमेगा t प्लस v e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t। अब यहाँ पर आपके पास आता है लास्ट में e की पावर आयोटा ओमेगा t और e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t। e की पावर आयोटा थीटा, क्या लिखते हो e की पावर आयोटा थीटा को, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसी तरह से हम e की पावर आयोटा ओमेगा t और e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t को लिखेंगे। ये आपके पास क्या होगा, x इक्वल e की पावर माइनस आर टी, ब्रैकेट में a, इसको क्या लिखोगे, कॉस ओमेगा t प्लस, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा लो, प्लस आयोटा साइन ओमेगा t प्लस v कॉस ओमेगा t माइनस आयोटा साइन ओमेगा t। तो आपके पास अब जो इक्वेशन आ रहा है, इसमें देखो आपके पास जो टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो। तो x इक्वल e की पावर आर टी, तो अंदर क्या आएगा आपके पास, a प्लस b कॉस ओमेगा t प्लस a माइनस b आयोटा साइन ओमेगा t। तो यहाँ पर देखो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसमें आपके पास एक कॉस वाले टर्म है और एक साइन वाले टर्म। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं x जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है वो कैसी क्वांटिटी, कैसी राशि होती है आपके पास, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या कह सकते हो आप, ये आपके पास क्या है, एक वास्तविक राशि, ये कह सकते हो रियल क्वांटिटी। यहाँ पर x आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब आपके पास जो अंदर टर्म है, एक तो कॉस वाली और एक साइन वाली, ये भी क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए।
तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको एक दूसरी टर्म के इक्वल मान लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी, इसको यहाँ पर हमने लेट कर लिया है, मान लिया है एक्स नॉट साइन फाइव। दूसरी टर्म में आपके पास a माइनस बी, साथ में आयोटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स नॉट कॉस फाइव। इसको समीकरण डाल दो एक। तो अब समीकरण एक से आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपके पास, x इक्वल ई की पावर माइनस आर टी, यहाँ पर इसकी जगह आप क्या रखोगे, एक्स नॉट साइन फाइव मल्टीप्लाई में कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा a माइनस बी, इसको क्या लिखोगे, एक्स नॉट कॉस फाइव साइन ओमेगा टी। अब अंदर वाली टर्म देखो, यहाँ पे आपके पास एक्स नॉट कॉमन, तो x इक्वल एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी। फिर आपके पास क्या बन रहा है, एक साइन का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो लास्ट आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का, x इक्वल एक्स नॉट ई की पावर आर टी माइनस आर टी मल्टीप्लाई में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इससे हम क्या निकालेंगे, इसकी एवरेज वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे हम किसकी, एक सेकेंड, मुझे बोर्ड साफ करना है। अब देखिए आपके पास समीकरण 2 आई है, अंडर डैम्प के केस के कंडीशन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x इक्वल एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसके लिए हम बात करते हैं कि इसके जो आयाम होंगे, एम्पलीट्यूड होंगे, वो किस तरह से चेंज होंगे। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था डैम्पिंग फोर्स समझा था, वहां हमने देखा था डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, जिसमें क्या होता है टाइम के साथ साथ उसके ऑक्सीडेशन कम होते हैं, या कह सकते हैं उसके आयाम में एम्पलीट्यूड में कमी होती है, तो वो हम क्या बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। तो उसी तरह से इसके आयाम या एम्पलीट्यूड चेंज होंगे। तो अगर इसका हम ग्राफ देखें तो आपको इसका ग्राफ किस तरह से मिलेगा, इस तरह से। इसकी जो एम्पलीट्यूड यानी जो आयाम है वो धीरे धीरे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, चरघातांकी रूप से कम होना। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है आपके पास यहाँ पर, एक्स नॉट, उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पर, एक्स नॉट। तो ये आपके पास हो गया x में और t में ग्राफ, जहां आपके पास x नॉट इसका क्या होगा, मैक्सिमम यानी अधिकतम आयाम या एम्पलीट्यूड। साथ में आपके पास फंक्शन किसके फॉर्म में आ रहा है, साइन के फॉर्म में, तो आपको जो भी वेव मिलेगी वो साइन फंक्शन की मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है इसमें सेकंड केस। सेकंड केस आपके पास क्या आएगा, क्रिटिकल डैम्प्ड केस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक अवमंदन स्थिति। देखो सेकंड केस, इसमें आपको देखना है आर और ओमेगा नॉट किस तरह से चेंज होते हैं। तो क्रिटिकल डैम्पिंग केस आपको कब मिलता है, जब आर ऑलमोस्ट क्या हो, ओमेगा नॉट के इक्वल हो। अब आपको पता है अगर आप आर और ओमेगा नॉट को इक्वल कर दोगे तो समीकरण ए से आपके पास विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो वैल्यू आएगी। तो हम चाहते हैं कि आपके पास क्रिटिकल डैम्पिंग केस जीरो ना होकर आपको क्या मिले, कुछ ना कुछ इसमें डिस्प्लेसमेंट मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ऑलमोस्ट जीरो ना करके कुछ इसकी स्मॉल क्वांटिटी मान लेते हैं, जो आपके पास क्या होगी। तो यहाँ पे हमने माना लेट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो इसको हम मान रहे हैं कि स्मॉल क्वांटिटी एच, या आप कह सकते हो ऑलमोस्ट ही जीरो के बराबर होगी, कह सकते हैं जीरो से कुछ ज्यादा होगी। तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पर स्मॉल एच से कंसिडर कर लिया है। अब बात करते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होगा। फ्रॉम इक्वेशन ए, तो ए से आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, x इक्वल ए ई की पावर माइनस आर टी, तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, प्लस इसको क्या लिखोगे आप h, तो प्लस h भार t, प्लस में आपके पास v ई की पावर माइनस आर माइनस h t। अब इसको क्या करो आप खोल लो, तो आपके पास क्या आएगा, x इक्वल ए ई की पावर माइनस आर टी मल्टीप्लाई में ई की पावर एच टी प्लस v ई की पावर माइनस आर टी मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस एच टी। यहाँ आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस आर टी,
तो x इक्वल आपके पास क्या होगा, e की पावर माइनस आर टी। तो a e की पावर एच टी प्लस v e की पावर माइनस एच टी। अब देखो यहाँ आपको पता है h आपके पास क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी, एक बहुत छोटी संख्या है। तो हम जानते हैं जब आपके पास एक स्मॉल क्वांटिटी होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसका एक्सपेंशन, प्रसार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका e की पावर एच टी का प्रसार करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, x इक्वल e की पावर माइनस आर टी a, इसका प्रसार करोगे तो 1 प्लस एच टी। अब देखो आगे हायर पावर्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है h स्मॉल क्वांटिटी है, तो हायर पावर्स क्या हो जाएंगे आपके पास, नेगलेक्ट। तो हम सिर्फ 2 टर्म तक इसको ओपन कर रहे हैं, प्लस v 1 माइनस एच टी, और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस एच टी, क्योंकि यहाँ हम कर रहे हैं e की पावर माइनस एच टी का एक्सपेंशन। तो अब इस इक्वेशन को खोलो, आपके पास क्या आएगा, x इक्वल e की पावर माइनस आर टी a प्लस बी, यहाँ पर आपके पास कॉमन आ रहा है a प्लस बी, साथ में आपके पास आ रहा है यहाँ पर a माइनस बी मल्टीप्लाई में एच टी। तो आपके पास लास्ट समीकरण 3 क्या आ रही है, x इक्वल e की पावर माइनस आर टी मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाई में एच टी। अब चाहो तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो आप इसको एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान सकते हो, तो वो आपके पास लास्ट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका रिजल्ट। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर हमने मान लिया लेट a प्लस बी, इसको आप कोई भी एक टर्म के इक्वल मान लो, मान लिया हमने p। दूसरी टर्म है आपके पास a माइनस बी मल्टीप्लाई में h। अब देखो यहाँ पर हमने h को भी कंसिडर किया है जब हम इसको मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास h क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटी संख्या है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको साथ में एक दूसरी अनदर क्वांटिटी q के इक्वल मान रहे हैं। तो समीकरण 3 से आपके पास विस्थापन क्या आएगा, x इक्वल e की पावर माइनस आर टी a प्लस बी, ये आपके पास हो जाएगा p, दूसरा है a माइनस बी, ये आपके पास हो जाएगा q मल्टीप्लाई में t। तो आपके पास क्रिटिकल डैम्पिंग केस के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, समीकरण 4। तो यहां से आप देखोगे कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, वही एक्सपोनेंशियली फॉर्म में चरघातांकी रूप में परिवर्तित हो रहा है, किसके साथ, टाइम के साथ। तो इसका जो आपको ग्राफ मिलेगा वही एक्सपोनेंशियली डिक्रीज मिलेगा। उसके बाद आपके पास थर्ड केस आता है ओवर डैम केस, इसे हिंदी में कहते हैं अति अवमंदन स्थिति। ओवर डैम्प यानी नाम से क्लियर है आपके पास। इस कंडीशन में आपके पास क्या मिलेगा, आपको r क्या होगा, ग्रेटर होगा ओमेगा नॉट से। अब आप देखो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर यहाँ पर आपके पास r ग्रेटर होगा ओमेगा नॉट से, तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, धनात्मक राशि। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, तो लेट माना रूट में आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको हमने एक क्वांटिटी ले ली गामा, जो आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको आप क्या मानोगे, पॉजिटिव क्वांटिटी, वो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है गामा। अब देखो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आता है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए x इक्वल a e की पावर माइनस आर, इसको क्या कंसिडर किया हमने, गामा, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस गामा मल्टीप्लाई में t प्लस v e की पावर माइनस आर माइनस गामा t को बाहर निकाल लो। तो आपके पास क्या आएगा, x इक्वल a e की पावर माइनस आर टी e की पावर गामा t प्लस v e की पावर माइनस आर टी मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस गामा t। अब इसमें जो टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे, अदरवाइज एक साथ लिख देंगे। तो आपके पास सेकंड लास्ट केस क्या आएगा, x इक्वल e की पावर माइनस आर टी कॉमन ले लो, a e की पावर गामा टी प्लस b e की पावर माइनस गामा टी। अब देखो यहाँ पर आपके पास गामा क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये हमेशा क्या रहेगी आपके पास, 0 से ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए अब इस जगह हम अब इसका एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे ताकि ये कॉस और साइन के फंक्शन में आ जाए। तो इसको आप क्या लिखोगे, x इक्वल e की पावर माइनस आर टी, तो इसको क्या लिखोगे आप, a प्लस बी
ई की पावर गामा टी प्लस ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन में आपके पास क्या आएगा 2, साथ में क्या लिखोगे ए माइनस बी ई की पावर गामा टी माइनस ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन में 2। देखो इसको हमने क्या किया है, अलग अलग ओपन करके लिख दिया है ताकि आपके पास जो भी फंक्शन आए वो किस में आ जाए, साइन और कॉस की फॉर्म में। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया कि आप वापस इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यही टर्म आएगी। तब इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर ये आपको पता है ये किसका फंक्शन होता है, कॉस हाइपर का। हाइपर का क्यों, क्योंकि इसमें आयोटा की टर्म नहीं है, और अगर इसमें आयोटा आता तो आपके पास कॉस में हाइपर नहीं आता। तो आपके पास क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको आप क्या लिखोगे, ये तो कॉस हाइपर की हो जाएगी और ये साइन हाइपर। तो आपके पास क्या आएगा, x इक्वल ई की पावर आर टी, इसको क्या लिखोगे a प्लस बी कॉस हाइपर गामा टी प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी a माइनस बी साइन हाइपर गामा टी। अगर आयोटा होता तो हम इसमें हाइपर कंसिडर नहीं करते, तब आपके पास सिंपल कॉस गामा टी और साइन गामा टी होता। लेकिन यहाँ आपके पास क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, एक भी आयोटा की नहीं है, बात काल्पनिक संख्या नहीं है, तो आप क्या लोगे, यहाँ पर हाइपर लोगे। उसके बाद इसको आप क्या लिख सकते हो, वही यहाँ पर हमको पता है ये ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, तो a प्लस बी और a माइनस बी भी आपके पास क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। तो इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी साथ में उसका एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमें पता है इसमें जो भी आपको वेव मिलती है उसका आयाम होता है, तो साथ में हम क्या करेंगे, इसका आयाम भी कंसिडर कर लेते हैं। तो एक्स नॉट साइन हाइपर, सॉरी यहाँ पर आप हाइपर लोगे। सेकेंड आपके पास है a माइनस बी, यहाँ पर इसको कंसिडर करोगे एक्स नॉट कॉस हाइपर फाइव। तो अगर आप इसको अब लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, x इक्वल ई की पावर आर टी, अंदर क्या लिखोगे आप, एक्स नॉट साइन हाइपर फाइव मल्टीप्लाई में कॉस हाइपर गामा टी प्लस a माइनस बी, इसकी जगह क्या लिखोगे, एक्स नॉट कॉस हाइपर फाइव, कॉस हाइपर फाइव मल्टीप्लाई में साइन हाइपर गामा टी। अब वही आपके पास किसका फॉर्मूला हो गया, साइन a प्लस बी का, यहाँ पर भी एक्स नॉट लगा लो। तो आपके पास क्या आएगा, x इक्वल ई की पावर माइनस आर टी, एक्स नॉट आपके पास कॉमन आ जाएगा, इसको इस तरह से लिख लो, आगे लिख लो आयाम को, x इक्वल एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी। तो ये आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन a प्लस बी का, तो साइन गामा टी प्लस फाइव, हाइपर भी लगा लेना इसमें। तो आपके पास लास्ट इक्वेशन क्या आ रही है, समीकरण 5। समीकरण 5 आपके पास आती है x इक्वल एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन हाइपर मल्टीप्लाई में गामा टी प्लस फाइव। ये आपके पास किस केस में आया है, डिस्प्लेसमेंट ओवर डैम्प्ड केस की कंडीशन में। तो यहाँ अगर आप आयाम देखोगे तो किस फॉर्म में डिक्रीज होगा, वही चरघातांक यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, किसके साथ, टाइम के साथ। तो आपके पास समीकरण 5 आ चुका है। तो इस तरह से आपके पास तीनों केस क्लियर है। फर्स्ट आपके पास आता है अंडर डैम केस, सेकंड आता है क्रिटिकल डैम केस, थर्ड आपके पास आता है ओवर डैम केस। तीनों केस की कंडीशन में हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देख ली है। तो आपके पास तीनों क्या आती है, अलग अलग आती है, लेकिन इसमें आपके पास एक टर्म कॉमन आती है एक्स नॉट ई की पावर आर टी, और ये आपके पास यहाँ पर क्या होता है, इस समीकरण का इक्वेशन का आयाम जो किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ, चरघातांक की रूप में। तो आगे हम देखते हैं इनके लिए दोलकों की ऊर्जा क्या होगी। दोलकों की ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, फिर पोटेंशियल एनर्जी की। एक सेकेंड में इसको स्टॉप कर दो। कर दिया क्या करने। अब हम बात करते हैं दोलकों की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा।
तो इसमें फर्स्ट आपके पास आती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? K इक्वल हाफ mv स्क्वायर, जहां पे आपके पास v क्या होता है? वेलोसिटी होती है दोलकों का वेग, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीलेटर। तो आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? टाइम में आपके पास जो भी चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो होगी आपके पास वेलोसिटी। तो आप वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? dx अपॉन में dt। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो? हाफ एम dx अपॉन dt का स्क्वायर। इक्वेशन 6। अब देखो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? dx अपॉन में dt। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? जब आपके पास समीकरण 3 आई थी, समीकरण 3 आपके पास क्या थी? अंडर डैम्प्ड केस की कंडीशन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट आया था। तो क्या आया था आपके पास? x इक्वल एक्स नॉट ई की पावर आर टी साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इससे हम क्या निकालेंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट सॉरी, इसके लिए हम इसका क्या निकालेंगे? वेग, वेलोसिटी। तो वो आप कैसे निकालोगे? इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करोगे। तो समीकरण 7 का क्या करोगे आप? डिफरेंशिएशन, अवकलन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ अवकलित करने पर। तो आपके पास क्या आएगा? dx अपॉन में dt। एक्स नॉट को बाहर निकाल लो, ये आपके पास कांस्टेंट, और e की पावर आर टी, ये आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट या वेरिएबल? ये आपके पास चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर t आ रहा है। तो ये दोनों टर्म आपके पास t की है, तो आप इसका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन किससे करोगे? u मल्टीप्लाई v से। तो इसका करोगे तो पहले फर्स्ट को एज इट इज, तो e की पावर माइनस आर टी एज इट इज। तो सेकेंड टर्म का करोगे तो क्या आएगा? कॉस ओमेगा टी प्लस 5। t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई में ओमेगा प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5। ई की पावर माइनस आर टी का अवकलन क्या होगा? ई की पावर माइनस आर टी, और टी के रेस्पेक्ट भी कर रहे हो तो माइनस आर। तो इसको खोलो, क्या आएगा आपके पास? dx अपॉन में dt इक्वल एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी, कॉमन आ रहा है तो क्या लिखोगे? ई की पावर माइनस आर टी कॉस ओमेगा को आगे लिख लो, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पर देखो आपके पास जो केस आ रहा है उसमें कॉस और साइन दोनों की टर्म आ रही है। तो आपको क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो समीकरण 6 से क्या करेंगे हम? इसमें मान रख देंगे समीकरण 8 से। समीकरण 8 से 6 में मान रखोगे तो देखो इसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 8। तो आपके पास क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम dx अपॉन dt का स्क्वायर है, तो इसका साथ में स्क्वायर करो तो एक्स नॉट का स्क्वायर e की पावर माइनस 2r t, साथ में क्या आएगा आपके पास? ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो आप क्या करोगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेकेंड टर्म का करोगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा आर साइन टू ए बी, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 और कॉस ओमेगा टी प्लस 5। आगे क्या आएगा आपके पास? 2। तो यहाँ पर देखो आपके पास जो लास्ट वाले टर्म है माइनस 2 ओमेगा आर साइन ओमेगा टी प्लस 5 मल्टीप्लाई में कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन 2 थीटा से। साइन 2 थीटा आपके पास क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर देखो आप इसको क्या लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2r टी ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 माइनस इसको क्या लिख सकते हो? ओमेगा आर, साथ में साइन 2 थीटा से लिखते हैं हम इसको, तो क्या आएगा आपके पास? 2 ओमेगा टी प्लस 2 5।
तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई है यहाँ पर 3 टर्म में, एक कॉस की है, एक साइन की है और तीसरी भी आपके पास साइन की है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम इसकी एवरेज वैल्यू की। माध्य गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो हम जानते हैं किसी भी अगर फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस, अगर इसके हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास कुछ फिक्स वैल्यूज होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस स्क्वायर के लिए। तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, माध्य गतिज ऊर्जा। तो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं अगर आप कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 की एवरेज वैल्यू निकालोगे तो आपने 12th में निकाली होगी। अगर इस तरह के फंक्शन की हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो आपके पास क्या आती है 1/2। साथ में आपके पास तीसरी टर्म है साइन 2 थीटा वाली। तो साइन 2 थीटा की अगर आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आएगी ऑलवेज 0। एक बार आप निकाल के देख लेना। अगर आपको इस टर्म में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास आ गई इन दोनों की तो हाफ वैल्यू और इसकी 0। तो समीकरण 9 में हम क्या करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं। तो आपके पास क्या आएगा समीकरण 9 में, देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m x नॉट स्क्वायर e की पावर -2r/t। तो इसके लिए देखो इसकी एवरेज वैल्यू आपके पास आएगी 1/2। तो क्या हो गया अंदर आपके पास ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/2। सेकेंड टर्म में आपके पास r स्क्वायर, इसकी एवरेज वैल्यू 1/2। थर्ड टर्म पे आपके पास क्या हो गई 0। तो यहाँ पर देखो अभी हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था ओमेगा आपके पास क्या था ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमने ओमेगा कंसिडर किया था। तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो आपके पास क्या आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो समीकरण 10 में देखो आपके पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो उसको आप क्या लिख सकते हो और सिंप्लीफाई कर लो इसको हाफ। यहाँ पर देखो हाफ कॉमन आ जाएगा तो आगे क्या हो जाएगा 1/4 m x नॉट स्क्वायर e की पावर -2r/t। और इसको आप क्या लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसको और रीअरेंज कर लो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर e की पावर 2r/t। तो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ रही है समीकरण 11। इसी तरह से हमें क्या निकालना है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो उसके लिए देखो उसमें आपके पास क्या चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होती है हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर। सेकेंड हम बात करते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होती है आपके पास हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर। वैसे सिंपल फॉर्म में आप क्या लिखते हो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास k क्या हो गया m ओमेगा नॉट स्क्वायर। देखो आपके पास यहाँ पर क्या रखना है आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखनी है, जबकि काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या किया था डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किया था, तब आपके पास आई थी काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल, तो इसमें आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखनी है। तो आपके पास क्या है यहाँ पर x इक्वल x नॉट e की पावर -r/t साइन ओमेगा t प्लस 5। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखोगे x स्क्वायर तो x नॉट स्क्वायर e की पावर -2r/t साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। तो ये तो आपके पास सिंपल हो गई पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं इसके लिए माध्य स्थितिज ऊर्जा एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो एवरेज के लिए आपको क्या करना है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी माध्य स्थितिज ऊर्जा।
तो आपके पास एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, वही आपको साइन के फंक्शन से क्या लेना है, एवरेज। तो इसकी वैल्यू अभी हमने देखी थी, आपको क्या मिलेगी 1/2। तो इसकी जगह आप क्या रख दोगे, 1/2 रख दोगे, तो आपके पास एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 12m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर e⁻²RT, और इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास 1/2। इसको और रीअरेंज कर लो आप, पोटेंशियल एनर्जी, तो 1/2 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर e⁻²RT। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻²RT। एक बार आप इसकी देखिए काइनेटिक एनर्जी, तो ये दोनों आप देख रहे हो यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। अब हम निकालेंगे इसके लिए टोटल एनर्जी, दोलकों की कुल ऊर्जा। तो आप क्या करोगे, समीकरण 11 और 12 दोनों को ऐड कर दोगे। हमें पता है दोलकों की कुल ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आएगा आपके पास, दोलकों की ऊर्जा क्या आएगी, समीकरण 11 में 12 से, फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12। तो आपके पास टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻²RT। सेम आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ रही है, तो 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻²RT। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻²RT। तो आपके पास इसकी टोटल एनर्जी हो गई, इसको हम लिखते थे कैपिटल T से। तो इस तरह से आपके पास दोलकों की कुल ऊर्जा आती है T = 12 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻²RT। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दोलकों के लिए विशेषता गुणांक यानी क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, और उसके लिए शक्ति ह्रास यानी उसके लिए जो पावर होती है उसकी, उसमें क्या लॉस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट